क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या पर्सनल लॉ सेकुलर लॉ से ऊपर है? और क्या शाहबानो केस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस शुरू की थी? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल और लैंडमार्क जजमेंट में से एक मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस 1985 में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस केस में होता क्या है कि शाहबानो की शादी 1932 में अहमद खान के साथ होता है और शादी बहुत दिन तक चलता है और साथ में इनके 5 बच्चे भी होते हैं। बट मोहम्मद खान जो हैं वो अंडर शरीयत लॉ ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करते हैं और शाहबानो को डाइवोर्स दे देते हैं। क्योंकि शाहबानो के पास कोई भी खुद को मेंटेन और पांचों बच्चों को मेंटेन करने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो वो गरीबी से जूझ रही थी। तो उसने क्या किया कि एक पिटिशन दायर किया अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि कहता ये है कि आप मेंटेन करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, अपने बच्चों को मेंटेन करेगा, अपने पेरेंट को मेंटेन करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिससे क्या हो कि पोवर्टी डेस्टिट्यूशन कम हो और सोशल जस्टिस बना रहे। वहीं हस्बैंड का आर्गुमेंट आता है कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंटेनेंस इज ओनली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, और हस्बैंड जो है वो महर का अमाउंट, जो डॉर का अमाउंट है, वो ऑलरेडी पे कर देता है। चलिए समझते हैं कि इद्दत पीरियड आखिर होता क्या है। तो देखिए, इद्दत पीरियड एक्चुअली 3 मंथ का एक पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है कि मुस्लिम वुमेन को जो उसका हस्बैंड है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, और साथ में ये भी दिखता है कि अगर कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो पता चल सके कि वो बच्चा आखिर किसका है, वो लेजिटिमेट है या नहीं है। इस केस की अगर कि प्रोसीजरल हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है साहबानों को। देन जो अहमद खान है वो चले जाते हैं, सॉरी, जो साहबानो है वापस हाई कोर्ट चली जाती हैं, और अमाउंट जो मेंटेनेंस अमाउंट है शायद 142 रुपीज़ था, इनको इंक्रीज़ करने की मांग करती है, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था मेंटेन करने के लिए खुद को और अपने पांचों बच्चों को। ठीक है। और इस हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का जो डिसीजन है, इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान। इसलिए आप देखे होंगे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि मोहम्मद खान जो है वो पिटिशनर हैं और शाहबानो है वो रिस्पोंडेंट है। मतलब मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे, मोहम्मद खान एज अ अपील। ये जो केस है वो लीड होता है बाय वाई बी चंद्रचूड़। ये हमारे डी वाई चंद्रचूड़ जो थे, जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे, ये इनके पिता होते हैं। ये इन केस को लीड करते हैं और अपना जजमेंट सुनाते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि मेंटेनेंस मिलने का हक, ठीक है, सभी को है, चाहे वो किसी भी धर्म को हो। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अ मुस्लिम वुमेन मस्ट प्रोवाइड मेंटेनेंस, a Muslim husband must provide maintenance to divorced wife if she is unable to maintain herself after इद्दत पीरियड। ठीक है। मुस्लिम हस्बैंड क्या करेगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा इद्दत पीरियड के बाद भी, जबकि शरीयत लॉ में क्या कहता है कि आप इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ डज नॉट ओवरराइड सेकुलर लॉ। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर कौन रहेगा, सेकुलर लॉ, क्योंकि 125 सीआरपीसी है वो सेकुलर नेचर का है, इसलिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों मुस्लिम हस्बैंड जो है वो इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस नहीं देता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में ऐसा माना जाता है कि इद्दत पीरियड ख़त्म होने के बाद वाइफ है और हस्बैंड का जो रिलेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, मतलब वाइफ सीज टू हो जाती है। लेकिन वहीं अगर कि आप 125 सीआरपीसी में देखेंगे तो होता क्या है कि जब तक वाइफ किसी और से शादी ना कर ले या किसी के साथ एडल्ट्री में ना हो जाए, तब तक क्या है कि डाइवोर्स्ड वाइफ भी वाइफ ही मानी जाएगी। अब होता ये है कि जैसे ही ये जजमेंट आता है शाहबानो का, इसके बाद देश में बवाल स्टार्ट हो जाता है, पूरे दंगे फसाद होने लगते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम कंजर्वेटिव ग्रुप है उन्हें अब क्या होगा कि जितने भी मुस्लिम हस्बैंड हैं उन्हें क्या है, अब मेंटेन करना होगा अपनी वाइफ को पैसे देने होंगे। अब इससे परेशान थे मुस्लिम कंजर्वेटिव ग्रुप। अब ये प्रेशर बना रहे थे उस समय के करंट गवर्नमेंट को, जो कि राजीव गांधी उस समय पीएम थे। ठीक है।
उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो वो एक एक्ट पारित करते हैं जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स। अब इसका सेक्शन 3 क्लॉज 1 ए कहता है कि अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज entitled to reasonable and fair provision and maintenance to be paid within iddat period, ठीक है, बाय हर हस्बैंड। दिस क्रिएट कंफ्यूजन एंड राइट टू ओवरराइड द जजमेंट ऑफ द शाहबानो केस। अब इसमें होता क्या है, ये जो विद इन इद्दत पीरियड है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि क्या सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेन करना है या उसके बाद भी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है 2001 का, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब इसमें एक और बात बता दें कि जो डैनियल लतीफ़ी हैं ये वही हैं जो शाहबानो की तरफ से एडवोकेट हैं, एक्चुअली शाहबानो के, ठीक है। तो वो बाद में फिर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना एक अपील दायर करते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड करता है कि हस्बैंड मस्ट पे अ लमसम ड्यूरिंग इद्दत which should be enough for the future life like alimony और पे मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि आप दो काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप देखिए आप दो काम करिए, पहले तो आप एक लमसम अमाउंट दे दीजिए, ठीक है, लमसम लमसम अमाउंट दीजिए अपनी वाइफ को। मान लीजिए कि आपने दिया 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये अपनी पूरी लाइफ की खर्चे चला लेंगे। या तो आप कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम कर दीजिए, ठीक है, कुछ मान लीजिए कि 5 शॉप्स हैं वो उनके नाम कर दीजिए, अब इसको रेंट पे लगा के वो अपनी लाइफ को चला लेंगे, ठीक है। तो इतना अरेंजमेंट कर दीजिए, कुछ प्रोविज़न बना दें आप, या अरेंजमेंट कर दें ताकि जो वाइफ है या उनके साथ जो बच्चे हैं उनकी लाइफ अच्छे तरीके से कट जाए। या तो आप 125 सीआरपीसी के अंदर आप मेंटेन करो, ठीक है, आप क्या करो, मेंटेन करो, एवरी मंथ आप पैसे दो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लेरिफाई किया हमारे डैनियल लतीफ़ी के केस में, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, ओके। तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि क्या तलाकशुदा महिला अपने पति से इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मांग सकती है, तो जी हाँ, शाहबानो के केस आने के बाद तलाकशुदा महिला, मुस्लिम महिला अपने पति से इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मांग सकती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, सेकुलर लॉ बड़ा होता है, मतलब प्रिवेल कौन करेगा, सेकुलर लॉ या पर्सनल लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑलवेज सेकुलर लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था कि क्या शाहबानो के केस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को शुरू करती, तो जी हाँ, शाहबानो केस के बाद ही यूसीसी के बारे में चर्चा होने लगा कि हमें क्या है कि आर्टिकल जो 44 है उसके तहत हमें क्या है कि यूसीसी लागू करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो या इम्पॉर्टेंट जो केस है ये किससे कहाँ आप कोट कर सकते हैं या कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट पड़ेगा, तो जब भी आप मेंटेनेंस का केस करेंगे या आप एडवोकेट हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 125 बीएनएस या ये अभी सॉरी 125 बीएनएस नहीं, ये 144 बीएनएसएस है। अगर इसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, ठीक है। और अगर आर्टिकल 14 को इम्प्रूव करता है, वहीं आर्टिकल 44 को लागू करने की कोशिश करता है, और आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जीना सभी का अधिकार है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।